इंग्लिश सब्जेक्ट में मार्क्स कम आते हैं। टेक्स्ट बुक रिवाइज करने के बाद भी चीजें याद नहीं रहती, पूरा टेक्स्ट बुक रीड करने के बाद भी कहानी क्या थी ये समझ में नहीं आता, और एग्जामिनेशन में अगर वोकैबुलरी पूछ ली जाए तो भैया मेरा तो माथा चकराने लगता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ये चीज आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश के नोट्स किस तरीके से बनाओ ताकि एग्जाम के 1-2 घंटे पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस 1 से 2 घंटे में आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको। लेकिन उस चीज के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बताना पड़ेगा कि इंग्लिश में ऐसी क्या डिफिकल्टी होती है जिसमें आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं और आपकी इंग्लिश में आपका मार्क्स जो है मैं इंप्रूव करवाने में हेल्प करूं। अब यहां पे ध्यान दो, दिक्कत कहां पे आती है, प्रॉब्लम क्या है। अब बच्चे क्या करते हैं कि अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं आपके अकाउंट्स, ओसी, इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट को इजी समझ के वो इग्नोर करते हैं। कहीं ना कहीं उनका मानना यह होता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट को अगर मैं एग्जाम के एक आधा महीने पहले या फिर 10 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले भी करने बैठूंगा तो आराम से चीजें हो जाएंगी। दोस्तों एक चीज यहां पे सबसे पहले आप समझ लो, देखो चीजें कब 1-2 घंटे पहले हो पाएंगी, चीजें आराम से कब 1-2 दिन पहले अच्छे से हो जाएगी, जब आप पूरे साल में, मैं ये नहीं कहता हूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो या फिर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, एसपी, ओसी जैसा उसको 1-1, 2-2 घंटा पढ़ो, नहीं, मैं यहां पे ये चीज आपको समझाना चाहता हूं कि आप डेली पढ़ो। लेकिन जब डेली पढ़ो तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 2-2 घंटे उस सब्जेक्ट को दो, मैं ये कह रहा हूं कि आप आधा घंटा, 45 मिनट, इतना ही टाइम आप क्या करो, अलॉट करो इंग्लिश सब्जेक्ट को। और अगर इतना भी टाइम आपने अलॉट किया डेली बेसिस पे, मैं आपको ये चीज की पूरी गारंटी दे सकता हूं, ये चीज की एश्योरिटी दे सकता हूं कि जब आप एग्जामिनेशन से पहले आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और 2 दिन पहले आप बहुत अच्छी तरीके से चीजें रिवाइज करके बैठ जाओगे और पीवाईक्यूज, पेपर मॉक टेस्ट जैसी चीजें क्या सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलो अब टेंशन नहीं लेना है, मैं हूं, पूरी जीडीए महाराष्ट्र की टीम है, आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी क्या चीज आपको करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर। तो चलिए एक एक करके चीजें स्टार्ट करते हो। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है, ठीक है, जो आपको आगे आने वाले दिनों में कई सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हो। ऑलरेडी आपने 10th में मेरे से पढ़ा हुआ है, हमारी पूरी टीम से पढ़ा हुआ है, और 12th में तो आपके लिए भौकाल आ चुका है भाई, मतलब ऐसी टीम आ चुकी है जैसे पढ़ने के लिए लोग तरसते। चलिए अब एक एक करके चीजें यहाँ पे बात करता हूँ। सबसे पहली चीज मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करता हूँ। 2 मिनट, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ठीक। अब जब मैं यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करता हूँ, इस इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करूं तो आपका क्या आता है, आपका प्रोज वाला पार्ट आ जाता है, इसमें भी हम बात करें, फिर उसके बाद पोएट्री सेक्शन आ जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका राइटिंग स्किल वाला सेक्शन आ जाता है, और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं इसका नॉवल वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, अब इन सभी पार्ट में हम कुछ कुछ चीजें डिस्कस करने जाएंगे, एक एक एलिमेंट डिस्कस करते जाएंगे, नोट्स कैसे बनते, किस तरीके से यहाँ पे बनते। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं यहाँ पे समरी की, अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रोज सेक्शन की बात करूं, जब मैं यहाँ पे प्रोज सेक्शन की बात कर देता हूं तो देखो यहाँ पे आपको स्टोरी का एक आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी, स्टोरी का कंटेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी, सही बात है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहली चीज इसकी नोट्स बनाने के लिए आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी पड़ेगी अच्छे तरीके से, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक उसकी टेक्स्ट बुक की रीडिंग आपको करनी पड़ेगी। अब टेक्स्ट बुक रीडिंग करने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको चैप्टर्स को रिवाइज करना पड़ेगा। चैप्टर्स को रिवाइज किया मतलब नोट रीड किया, रीड करने के बाद एक और सेकंड रीडिंग लगानी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपके नोट्स में आप क्या करोगे, ये प्रोज को पूरा नहीं लिखोगे, आप इसकी जो समरी है उस समरी को यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, इसकी जो समरी है इस समरी को लिखोगे। सबसे पहली चीज, अगर आप ये कष्ट नहीं उठाना चाहते, अगर ये मेहनत नहीं करना चाहते, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, ये देखो ये मेरे 1 पेज नोट्स हैं जो इंग्लिश के हैं, ठीक है, ये इंग्लिश के मेरे 1 पेज नोट्स हैं जो आपको एप्लीकेशन, हमारा जो जीडीए महाराष्ट्र का जो एप्लीकेशन है वहां पे आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, आपके कोर्सेज में, जो कोर्सेज हाल ही में क्या लॉन्च हुए हैं, जहां पे 2 कोर्सेज आप सभी के लिए, एक प्रो मैक्स है और एक प्रो बैच है, आप दोनों में से किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप प्रो मैक्स में एनरोल होना। क्यों, रीजन क्या कह रहा हूं, रीजन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो प्रोमैक्स लेते हो तो वहां पे 2 फायदा होता है, पहला तो डिटेल कोर्स मिल जाता है, प्लस आप पूरे साल मेरे साथ पढ़ोगे, ठीक है। और दूसरी चीज अगर मैं बात करूं
तो आपको क्या मिल जाता है, आपको क्रैश कोर्स का भी उसमें एक्सेस मिलता है जो आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करवाया जाएगा। तो यहाँ पे दो फायदे हो जाता है आपके लिए, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप आके चेकआउट कर सकते हैं। ये पूरी नोट्स, अब ये नोट्स को देखो कि ये ऐसे ही नोट्स नहीं है, यहाँ पे चीजें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने क्या क्रिस्प करके लिखी, और ये नोट्स मैंने कहीं से उठाए हुए नहीं, मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स, ये मैंने खुद ने बनाया हुआ है, ठीक है। मैंने कोई फ्रीलांसिंग वगैरह नहीं करवाई, ये खुद से जितनी भी चीजें यहाँ पे दिख रही है, जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जितने भी इमेजेस दिख रहे हैं, ये मैंने खुद बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने चीजें लिखी है, ठीक है। सबसे पहली चीज, आपको कभी भी आप लिख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस स्टोरी में कैरेक्टर्स कितने हैं, तो देखो कैरेक्टर्स के बारे में लिखिए। फिर थीम क्या स्टोरी का, ये यहाँ पे, और स्टोरी का मोरल क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके नोट्स में होना ही चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अब एक एक करके इस पूरी समरी में आप देखोगे तो यहाँ पे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, यहाँ पे सारी चीजें देखो इस तरीके से, समझ में आ गया। तो इस तरीके से पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे बनाई, सिर्फ एक चैप्टर्स की नहीं है, आपके ऐसे टोटल 8 चैप्टर्स है, तो 8 के 8 चैप्टर्स के नोट्स मैंने कुछ ऐसे ही बनाया हुआ है प्रोज के, और ऐसे ही पोएट्री के भी आपको देखने मिल जाएंगे, समझ में आ गया। तो इस तरीके से इस तरह का लेवल का कंटेंट आपको हमारे जीडीए महाराष्ट्र के रैंकर्स 5.0 के बैच में आपको देखने मिल जाता है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आप एनरोल कर सकते हैं। अब इसमें अगली चीज समरी के बारे में आपको क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आपको वोकैबुलरी, अब वोकैबुलरी में अगर मैं बात करूं, जो भी नए वर्ड्स आपको दिखते हैं, आपको क्या करना है, समरी लिखी, समरी के बाद आपका एक वोकैब का ये होना चाहिए, पेज होना चाहिए। उस वोकैब में अगर मैं बात करूं, जितने भी टेक्स्ट बुक में आपको जो वर्ड दिख रहे हैं, जो आपको लग रहा है मेरे को नहीं आता है, उन सभी वर्ड्स को आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे नोट कर लेना है, और उसका जो मीनिंग है आपको यहाँ पे क्या लिख लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आप चैप्टर्स को रिवाइज करोगे तो आपके सामने वो सारे वर्ड्स होंगे, और एग्जामिनेशन में जो वोकैब वाली चीज होंगी तो आपकी चीजें आराम से क्या हो जाएंगी। इतना पार्ट क्लियर, होप सो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। और प्लस टेक्स्ट बुक का आपके पास क्या एक सोल्यूशन क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे रहना चाहिए। सेम चीज अगर मैं बात करूं आपको पोइट्री के लिए भी करनी है। हाँ, पोइट्री के लिए भी आपको सबसे पहली चीज हर एक लाइन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। देखो पोइट्री की चीजें अलग होती है थोड़ी सी, पोइट्री में आपका हर एक लाइन का अलग तरह का मतलब निकल के आता है, लिखा कुछ होता है लेकिन उसका इंडिकेशन जो पोएट है वो कुछ अलग तरीके से देते रहते हैं। तो इसलिए आपको हर एक लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए, और उसमें जो वर्ड यूज किए जा रहे हैं उस वर्ड का भी आपको मतलब पता होना चाहिए। अगर उन वर्ड का मतलब नहीं पता होगा तो भाई बहुत दिक्कत में आप पा सकते हो। क्योंकि देखो जैसे अगर मैं बात करूं, हाँ, इनके प्रॉक की बात करो तो यहाँ पे इनके प्रॉक में कुछ वर्ड्स ऐसे दिए जो ओल्ड इंग्लिश वाले, तो उसकी मीनिंग आपको इतने प्रॉपर्ली नहीं पता होंगे, लेकिन जब रीड करोगे तो उन वर्ड्स को आपको क्या करना, मार्क कर लेना, और मार्क करके उनकी मीनिंग्स आपको लिख के रख लेने, जिससे आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, जब पेपर आप अटेंड करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। प्लस अगर मैं बात करूँ समरी, आपको सेम चीज वोकैब हो गया, फिर टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन उसका भी होना चाहिए आपके पास सॉल्व किया हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास एक साथ होनी चाहिए। जैसे अगर एन एस्ट्रोलॉजर्स डे है तो एन एस्ट्रोलॉजर्स डे की सारी चीजें, समरी होगा, वोकैब होगा, उसकी जो प्रैक्टिस करोगे सब नोट्स एक साथ आपको पंच करके रख लेना है। आपको 10 अलग अलग बुक, 10 अलग अलग चीजें नहीं बनानी। और जब एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो एक चैप्टर के हर एक चीजें एक लाइन से करते जाओ। ये नहीं कि आज रीडिंग की है कल वोकैब पढ़ोगे, फिर ऑन सेइंग प्लीज करोगे, फिर उसका टेक्स्ट बुक सोल्यूशन करोगे, नहीं, एक बार में ही सारी चीजें करते हुए जाओ। क्लियर हो गया, इतना पार्ट क्लियर हो, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़े। और एक एक चैप्टर का 8 ही चैप्टर, अगर एक एक चैप्टर को 4-4 दिन भी लग रहे हैं, 5-5 दिन भी दे रहे हो, तभी भी आपकी चीजें आराम से कंप्लीट हो जाएंगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फिर अगला बात करो पोइट्री का, पोइट्री की भी चीजें कुछ ऐसी करनी, बस यहाँ पे एक चीज और ऐड हो जाती है जो होती है आपकी अप्रिसिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों बात करूं अप्रिसिएशन की, अगर मैं बात करूं तो अप्रिसिएशन क्या हो जाता है, अप्रिसिएशन बेसिकली आपकी कहानी, आपकी पूरा जो पोयम होता है उस पोयम का आपको राइमिंग स्कीम हो गया, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं पोएटिक डिवाइस हो गया, फिर उसका टाइटल हो गया, पोएट के बारे में हो गया, ये सारी चीजें आपको लिखनी होती है। ये सारी चीजों को लिखने का अगर तरीका सही से नहीं मालूम प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए उसकी भी वीडियो बना के लेकर आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं हूं आपका भाई है, आपके लिए हर एक चीज यहाँ पे बताएगा। समझ में आ गया। तो उसकी भी आपको अप्रिसिएशन की भी नोट्स खुद की बना लेनी है। कोई और भी नोट्स लग रही है, हाँ ये वाली इजी है, ये वाला अच्छा लग रहा है, तो वो नोट्स आपके लिख के ले लो, ठीक है। मेरे नोट्स अगर इजी लग रहे हैं आप मेरे नोट्स रेफर कर लो, ठीक है। अंधाधुंध रट्टा मत मारो। क्लियर हो गया, समझो चीजों को क्या है, कैसा है, किस तरीके से इस पोएम में क्या कहा गया, क्या बोला गया, इसका मतलब क्या निकल रहा है, ये चीज आपको समझ के रखनी है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट और निकल के आ जाता है जो होता है ग्रामर वाला एलिमेंट। अब ग्रामर वाले एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, मैं नोट्स कैसे बनाता हूं, ठीक है। अब ग्रामर की अगर मैं बात करूं तो ग्रामर इज ऑल अबाउट मैथ्स, ठीक है, ये मैथ्स की तरह ही होता है। अब मैथ्स की तरह अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे आपको चीजें देखने मिलेंगी। अब मैथ्स में कैसा होता है, एक कंसेप्ट हुआ रहता है,
ठीक है, और उस कंसेप्ट पे बेस्ड आपके 1 2 3 से 4 टाइप के सम्स क्या है यहाँ पे दिखने मिलते हैं। सेम चीज अगर मैं बात करूं ग्रामर है, ग्रामर में भी कंसेप्ट होता है और कंसेप्ट के बेसिस पे आपको एग्जामिनेशन में 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा, मैं एक टेंसेस के एग्जांपल ले लेता हूँ। टेंसेस आपको, क्योंकि मैं टेंसेस का इससे समझा रहा हूँ क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, प्लस अपने 10th में भी दिया, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इजिली हो जाता है। अब देखो टेंसेस की अगर यहाँ पे मैं बात करता हूं तो टेंसेस में आपको क्या देखने मिलता है कि आपको दो तरह के क्वेश्चन, ये देखो टेंसेस एक कंसेप्ट हो गया जिसमें आप प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हो, पास्ट पढ़ रहे हो, फ्यूचर पढ़ रहे हो, फिर प्रेजेंट के 4 टाइप, पास्ट के 4 टाइप, फ्यूचर के 4 टाइप्स पढ़ रहे हो। फिर उसके बाद आपके इसमें आप क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एक आइडेंटिफाई वाला पूछ लिया जाएगा और फिर एक जो आप पूछा जाता है कन्वर्जन वाला पूछा जाता है। अब इसमें भी आपको ये चीज समझनी है कि इसमें मुझे क्या एमसीक्यू पैटर्न में दिया रहेगा या फिर मुझे आंसर खुद से बनाना पड़ेगा वो चीज, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रैक्टिस करनी होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस तरीके से चीज आपको लेके जानी है। जब आपको आइडेंटिफाई कन्वर्जन वाला समझ में आ गया और उसमें भी देखना है कि आपको किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो करके फिर उसको आपको ग्रामर के अलग से नोट्स बना लेनी है। पहले तो एक सिंगल सिंगल क्वेश्चन लिख लेना है, फिर उसके बाद प्रेजेंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, पास्ट में किस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, ठीक है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट में किस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, पास्ट परफेक्ट में किस तरह के स्टेटमेंट आते हैं। ये एक एक दो दो एग्जांपल लिख लो जिससे आपके दिमाग में वो चीजें बैठ ही रह जाएंगी। इतना पार्ट क्लियर हो गया, ये चीजें क्लियर हो गई। अब राइटिंग स्किल की बात करता हूँ। राइटिंग स्किल का भी सेम चीज देखो यहाँ पे मैं कहूंगा, देखो राइटिंग स्किल की जब मैं बात करता हूं तो राइटिंग स्किल में भी आपको कुछ इसी तरीके से चीजें लेके चलनी होती। सबसे पहली चीज की मैं बात करूं राइटिंग स्किल में, आपको टॉपिक दिया रहेगा, ठीक है। अब जैसे ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज में एक यहाँ पे टॉपिक लगता है जिसको मैं बोलता हूँ DVM बोलता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज। अब ये ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज में अगर मैं बात करूँ तो देखो दो तरह की चीजें आती हैं। पहला आता है एक स्टेटमेंट वाला पार्ट, ठीक है, और एक आता है कन्वर्सेशन वाला पार्ट, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, एक एग्जांपल आप स्टेटमेंट वाला लिख के रखोगे, एक एग्जांपल आप कन्वर्जन वाला लिख के रखोगे, और उससे भी पहले आपको क्या करोगे, आपको एक शीट ऑफ पेज में अब उसके जो भी रूल्स होते हैं उन रूल्स को आप लिख के रख लोगे, जिससे आपकी चीजें आसान हो जाएंगी कि उसको कितने लाइन में लिखना है, क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, डेट आएगा, सेंटर का नाम आएगा, रिसीवर का नाम आएगा, बॉडी कितनी बड़ी होनी चाहिए, सारे रूल्स लिख के रख लेना है। फिर नेक्स्ट पेज पे आपको क्या करने वाले में, नेक्स्ट पेज में आपको जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट ड्रॉ करके रख लेना है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको टाइटल, अगर जैसे आपको यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको एक हेडिंग अगर देनी है, ठीक है, अगर हेडिंग है तो हेडिंग, फिर डेट किस तरीके से आएगा, ठीक है, डेट किस तरीके से आएगा, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ बॉडी किस तरीके से आएगी, फिर उसके बाद सेंडर का नाम कहाँ आएगा। ऐसे आपको एक पूरा फॉर्मेट लिख के रख लेना है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन के टाइप से लिख लेना है। इस तरीके से जाओगे तो चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये मैं आपके साल भर के लिए एक चीज की बात करूँ, इसके अलावा राइटिंग स्किल की एक प्रैक्टिस की बुक अलग से बना लो, ग्रामर की एक प्रैक्टिस की बुक अलग से बना लो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना चीजें आपकी आसान होती जाएगी। बाद में मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स भी बताऊंगा जिसे अगर आपने कर लिया तो मैं ये चीज की अश्योरिटी दे सकता हूँ कि भाई आपका जो पेपर है बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत ही बढ़िया जाएगा। ग्रामर के भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स दूंगा आपको, ये इतने टॉपिक्स कर लिया भाई ग्रामर का टेंशन खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये मैंने आपको राइटिंग स्किल से रिलेटेड बता दिया। अब ग्रामर, अब नॉवल की चीजें बता देते। देखो नॉवल भी आपको प्रोज जैसा ही करना है, ठीक है, नॉवल का भी आपको प्रोज जैसा ही करना है, लेकिन उसमें आपको वोकैब वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहली चीज समरी पता होना चाहिए उसका कि कहानी है किस चीज के बारे में, आपके नोट्स में होना चाहिए। फिर हर एक कैरेक्टर के बारे में आपका जो इंफॉर्मेशन है वो होना पता होना चाहिए। थीम से रिलेटेड चीज आपको पता होनी चाहिए और प्लॉट से रिलेटेड चीज आपको क्या पता होनी चाहिए। समझ आ गया? इतनी चीज अगर आपको पता, और नॉवल को 5 से 6 बार रीड करो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नॉवल को पढ़ने का एक सही तरीका क्या होता है, एक सही बोलते हैं ना कि एक मेथड क्या है, अगर उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताना। समझ में आ गया? अगर इस तरीके से चीजें लेके जाओगे तो मैं आपको अश्योरिटी देता हूं कि आपकी इंग्लिश में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, बहुत बढ़िया आएंगे। ये एक पहला स्टेप था आपके इंग्लिश की जर्नी की तरफ। समझ में आ गया? होप तो यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर और भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और एक चीज बताओ, जीडे महाराष्ट्र पे आपका रैंकर्स 5.0 बैच लॉन्च कर दिया गया। अब जाके एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और इंग्लिश के टॉप एजुकेटर्स महाराष्ट्र के पढ़ा रहे आपको आपको एक साथ एक प्लेटफॉर्म। इससे और बढ़िया क्या, जो प्राइस मिनिमल, अगर आप एक मंथली वाइज अगर मैं बात भी करूँ 10 महीने के आसपास का कोर्स यहाँ पे आपका पूरा चलता है। अगर उसमें बात करूँ पर मंथ आप 79 रुपीज में, 89 रुपीज में, 85 रुपीज में, 55 रुपीज तक के मैं आप पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हो। और क्या चाहिए?
इतना सस्ता करके दिया आपके लिए। समझ में आया? आप जाके एनरोल कर सकते हो, लिंक नीचे दिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।